हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी आरओ की टेस्ट को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी है मेक आईएएस की टेस्ट लगने वाली है। मेक आईएएस की नहीं, इस चैनल पर हम मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट को लगा रहे हैं, जैसे कि संस्कृति आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय की, दृष्टि की, आपकी बात किया तो मेक आईएएस की। तो लगभग 5 से 6 कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। साथ में हम जो आपके यूपी आरओ में आपका जीएस के 140 क्वेश्चन वो भी, और हिंदी के जो आपकी 60 क्वेश्चन आते हैं, तो क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो मिक्स दोनों टेस्ट सीरीज अब आपकी एक ही आती है, तो आपको पूर्ण तरीके से यहाँ पर मिलती है। लेकिन हम जीएस के पार्ट अलग और हिंदी का पार्ट अलग बनाते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट जैसे आपको हिंदी की ही वीडियो सिर्फ देखना है तो आप प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो हिंदी मिल जाएगी, जीएस पे क्लिक करोगे तो जीएस मिल जाएगा, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए बनाना। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप है और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। वहां पर आप लोग डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। एक बार जाके देख लीजिएगा। यूपी आरओ की हम बात करें तो 184 टेस्ट के साथ हमने वहां पर सीरीज को बनाया हुआ है, आप जाके एक बार जरूर विजिट कर लेना। कोई भी दिक्कत है तो आप चैट या फिर कॉल भी कर सकते हो, उस नंबर पर आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, परिसीमन आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए क्या है। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है बात कर रहा है। यह लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की जो सीमा है उसको निर्धारित करने का यह कार्य करता है। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है कि लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, चुनावी जो क्षेत्र होते हैं, तो आप कहोगे चुनावी क्षेत्रों के लिए सीमा जो निर्धारित की जाती है, बाउंड्रीज जो निर्धारित की जाती है, आपका परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि इसके द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और जो एसटी समुदाय के जो लोग होते हैं उनके लोगों के लिए भी संख्या के आधार पर जो आरक्षित सीटें हैं उनका भी निर्धारण जो है परिसीमन आयोग के ही बारे में विचार है कि परिसीमन आयोग ही आपका निर्धारित करता है। तो आप कहोगे ए और दोनों ही सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो हम यहाँ पर 1 और 2 दोनों पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका सही है, इसके बारे में विचार करना है। देखते हैं। अभिकथन ए कहता है कि भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। क्या बात सही है ये? बिल्कुल बात ठीक है। कार्यपालिका पर जो होता है वो लोकसभा का प्रभावी एक तरीके से नियंत्रण होता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है उसी समय तक कार्य करती है जब तक भाई साहब लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक लोकसभा का इसमें विश्वास प्राप्त रहेगा। तो आप कहोगे कारण और कथन आपके दोनों ही इसमें आपकी सही स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही रहेगा। आर ए सही है, ए आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ध्यान रखिए। संघीय कार्यपालिका में बात किया है तो कौन कौन, तो संघीय कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद होती है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, आप सभी को पता ही है। उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही समाधान जो सम्मत तरीके होता है उसका प्रयोग भी किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर बात की जाए तो एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें मतदान करते हैं, ये आपको अलग से बता दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा के संदर्भ में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा के बारे में विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर विघटन वगैरह नहीं होता है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाती है तो यहाँ पर वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। आप कहोगे पहला वाला ऑप्शन ठीक है। इसका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ये बात गलत लिखी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर जब भी
एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन एक बार में 6 महीने तक तो बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जो लगती है, नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत आप सभी को पता होगा कि संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम है वो सामान्यतः कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन केवल आपका पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है जो कि मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सदस्य बनने की पात्रता के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? निहरता क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगर पात्रता की बात यहाँ पर करें हम, तो पात्रता लोकसभा का पद धारण करना होता है, बिल्कुल ठीक है। अनपढ़ होना है, भाई अनपढ़ थोड़ी ना पात्रता होती है, तो इसमें कोई पात्रता नहीं है अनपढ़ वगैरह की, ठीक है। विकृत चित्त होना चाहिए, मतलब कि अच्छे विचारवान होना चाहिए, या फिर विकृति का नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त होना चाहिए, शब्द पे थोड़ा जाइएगा, तो आपका तीसरा भी सही है। और अनमोचित दिवालिया होना, अनमोचित दिवालिया होना मतलब कि अनडिस्चार्ज बैंकरप्सी होना चाहिए, तो आपका हो गया चौथा वाला भी सही। तो 1, 3, 4 सही है, तो हमारा सी वाला रहेगा सही, 1, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका कथन सही है, इसके बारे में बात कर रहा है। कारण अभिकथन कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है किसी सदन का सदस्य नहीं बल्कि संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल बात ठीक है। वह लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होता है। हाँ, जब वह राष्ट्रपति बनता है, जो निर्वाचन होता है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बट वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह संसद का अभिन्न अंग होता है, तो कथन आपका ठीक है। कारण है जब संसद सत्र में नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त होती है, तो आप कहोगे यहाँ पर आपका कारण तो सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी आपकी सही कर रहा है, तो हम बी वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट आता है कि दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि यह है। दल बदल अगर विरोधी अधिनियम है 1985 में जो बना था, आपको पता होगा, अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर कुछ कूट भी दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुछ कूट में क्या है बात करें तो ये एक स्वतंत्र रूप में निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तब वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य, केवल एक सदस्य, वह किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाएगा। संबंधित राजनीतिक दल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, नहीं, ये कोई ऑप्शन में नहीं है। संबंधित राजनीतिक दल के द्वारा जारी किसी भी निर्देश के जो विपरीत है ऐसे सदन में मतदान करना। मतलब कि अगर कोई आप किसी भी सदन में हो, ई नाम के सदन में हो, और आप ई नाम के सदन के विपरीत जाकर अगर आप मतदान कर देते हो तो आप पर दल बदल जो कानून है वो लागू हो जाएगा, तो अयोग्य ठहराए जाएंगे, तो तीसरा भी सही है। चौथा है कि संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देना, तो भी आपकी क्या होगी, यहाँ पर आप अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो 1, 3, 4 आपके यहाँ पर सही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। लोकसभा उपाध्यक्ष के डिप्टी स्पीकर के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा यहाँ पर सही होगा। यह एक संवैधानिक पद होता है, बिल्कुल बात ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है आर्टिकल 93 के तहत में कैसा पद है, संवैधानिक पद है, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत धारण थोड़ी ना करेगा, वह अध्यक्ष का अधीन नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि प्रसाद पर्यंत होता है। तो आप कह सकते हो संसद के प्रति, संसद के प्रति क्या कैसा होता है, उत्तरदायी होता है, ना कि वह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो उपाध्यक्ष होता है वो अक्सर विपक्ष से चुना जाता है, विपक्ष से चुना जाने की परंपरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा कथन है जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो वह लोकसभा से पीठासीन होता है, तो आप कहोगे हाँ तीसरा वाला ठीक है। तो पहला और तीसरा तो आपके यहाँ पर सही ऑप्शन है, तो डी पे टिक लगाएंगे, पहला और तीसरा सही है, जो कि दूसरा गलत था, मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। देखो चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आ सके आप लोगों को तो आपको बेल आइकन जो प्रेस है जरूर कर लेना है, ध्यान रखिए। और साथ में ऐप वगैरह आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो।
क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है, उसके बारे में बताइए। सत्य कथन के बारे में बात करेंगे हम। भारत में विपक्ष के नेता का जो प्रावधान है मूल संविधान में दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए मूल संविधान में नहीं दिया गया था। इसको कब दिया गया था? तो 1977 में संसद के द्वारा जो पारित एक अधिनियम था उसके माध्यम से विपक्ष के नेता को शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, मूल संविधान में नहीं, 1977 के अधिनियम के द्वारा विपक्ष के नेता का प्रावधान है जो बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 15% विजय प्राप्त की हो। 15% विजय प्राप्त की हो। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है कि इस तभी मिलेगी विपक्ष को सबसे बड़े नेता के रूप में दर्जा जब उसने कुल सीटों का कम से कम 15% प्राप्त किया। तो केवल आपका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, हम डी वाले पे सही ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों को लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है उनको एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व की बात किया तो 11 है, असम की 14 है, आंध्र प्रदेश का 25 है और बिहार का आपका 40 है। अच्छा यही आपको अगर एक चीज और भी पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की एग्जाम देना है। तो उत्तर प्रदेश कितना है लोकसभा में? 80 है। कितना है? 80 है लोकसभा। लेकिन अब हम क्वेश्चन पे आए तो आपका यहाँ पर बढ़ते क्रम की बात कर रहा है तो कौन सा रहेगा बढ़ते क्रम में? तो सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद किसका होगा? तो आप कहोगे असम का होगा। असम के बाद आप कहोगे आंध्र प्रदेश का होगा। किसका? आंध्र प्रदेश का होगा। और आंध्र प्रदेश के बाद अंतिम में आपका बिहार का होगा क्योंकि 40 है। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर बताना था। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है और राज्य है, कौन सा यहाँ पर मिलान सही है? जैसे गुजरात की बात किया संख्या की तो 26 है, कर्नाटक की बात करें तो 28 है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 है और महाराष्ट्र की बात करें तो 48 है। आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ अनुच्छेद है मतलब कि आर्टिकल है और उनसे संबंधित यहाँ पर विषय या बिंदु है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 79 में बात कर रहा है कि संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 की बात क्या है? राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 82 की बात की जाए तो आपके निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला रहेगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद और विषय है, कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर लिखा है कितनी युग्म यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे। आर्टिकल हम 83 अनुच्छेद 83 की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की अवधि है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। अनुच्छेद 84 में लिखा है संसद की सदस्यता के लिए अहर्यता मतलब की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, आप कहोगे ये भी सही है। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन से संबंधित, तो आप कहोगे ये भी सही है। अनुच्छेद 86 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो कि आपका गलत है। क्यों? क्योंकि लोकसभा आर्टिकल 86 में बताया गया है जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका 86 में क्या हो गया है? राष्ट्रपति को सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर हम यही बात करें कि भाई इनसे कौन सा संबंधित आर्टिकल है, तो आप कहोगे इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 93 है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी वाला सही। केवल 3 युग्म यहाँ पर सम्मिलित थे, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा वाला गलत था जो कि बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बढ़ते क्रम में बताना है कि यहाँ पर कितना है। जैसे बिहार में बात करें तो 16 है, महाराष्ट्र में बात करें तो 18 है, तमिलनाडु में बात करें तो 19 है और उत्तर प्रदेश में 31 है। देखो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज याद रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, लोकसभा में उत्तर प्रदेश का कहे तो 80 है और राज्यसभा में कहे तो 31 है। आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इनको एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप बढ़ते क्रम में कैसे करोगे? आप बढ़ते क्रम में ऐसे करोगे कि आपका आएगा बिहार पहले, सबसे कम है। बिहार के बाद कौन सा आएगा? बिहार के बाद आपका होगा महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद आपका
तमिलनाडु आ जाएगा और तमिलनाडु के बाद आपका उत्तर प्रदेश आएगा जो कि सबसे ज्यादा है। आपका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर तो 1 3 2 4 सही है। अरे सॉरी, यहाँ पे देखो गलती मिस्टेक हो गई ना, वही मैं कहूँ बन क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में होगा कितना, महाराष्ट्र में होगा 19 और तमिलनाडु में होगा आपका 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भी गलत हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, बिहार आ जाएगा, बिहार के बाद आपका क्या आएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश आएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है, 1 3 2 और 4। तो इस तरीके से, सॉरी ये गलत लिख किया था, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है युग्म, इसकी बात कर रहा है। राज्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो कौन सा गलत है, तो आंध्र प्रदेश की बात किया है तो 18 नहीं है, आंध्र प्रदेश का 16 है, राज्यसभा का कितना है, 16 है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। कर्नाटक का 12, गुजरात में 11, पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो आपको 3 आपके सही थे, आपका ए वाला गलत था जो कि बता दिया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका जो है वो सही है। देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 252 निर्धारित की गई है। आप लोग मुझे खुद बताओ क्या 252 निर्धारित की गई है? आर्टिकल जो 80 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 80 कहता है कि 250 अधिकतम संख्या निर्धारित है, मैक्सिमम कितनी है 250 है, ना कि 252 है। तो यहाँ पर इसमें भी 12 सदस्य जो है वो निर्देशित राष्ट्रपति के द्वारा नामित मनोनीत की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप कहोगे हाँ दूसरा वाला तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हम सी पे टिक लगा देंगे, दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा के संदर्भ में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में विचार करना है। भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, बिल्कुल कहोगे ठीक है। इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि नागरिकों के द्वारा नहीं चुना जाता है, ध्यान रखिएगा। कैसे चुना जाता है, राज्यसभा के जो सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से भी कैसे, राज्यों की जो विधानसभा होती है, कौन सी होती है, जो विधानसभा होती है, विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। तो राज्यों की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि आपके प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। तो केवल आपका यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है, इसके सदस्यों को निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। ऊपर मैंने बताया है कि राज्यों की जो विधानसभाएं निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से, बिल्कुल ठीक। दूसरा कहता है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के आधार पर होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि प्रत्येक दल के जो विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। तो आप कहोगे तीसरा वाला भी ठीक है, हम कहेंगे 1 2 3 यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो एलिजिबिलिटी होने के लिए जो निर्धारित आयु है वो न्यूनतम कितनी है। तो न्यूनतम आयु, मिनिमम एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए अगर राज्यसभा के सदस्यों के लिए एलिजिबिलिटी है तो आप कहोगे 30 वर्ष होनी चाहिए, कितनी, 30 वर्ष। देखो ऐसे याद कर लो, लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए आपकी कितनी, 30 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर विधानसभा की बात की है, राज्यों में विधानसभा की बात करें तो 25 वर्ष होने चाहिए, और विधान परिषद की राज्यों में जहां जहां विधान परिषद है वहां पर 30 वर्ष होने चाहिए, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किन किन संदर्भों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा की लोकसभा के समान इक्वल रूप में किस किस में शक्ति प्राप्त है, इसकी क्वेश्चन की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सामान्य विधेयकों को पुनर्स्थापित और उनके द्वारा पारित करने के लिए, बिल्कुल बात ठीक है, समान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग के लिए आप कहोगे समान है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति के लिए समान है। संवैधानिक निकायों की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए, तो आप कहोगे ये भी समान है। तो हमारा ऑप्शन 1 2 3 4 रहेगा यहाँ पर बी वाले में। चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा को जो समान शक्तियां प्राप्त की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन विधेयक की यहाँ बात नहीं की गई, जो आप लोग माइंड में सोच रहे हो, धन विधेयक की बात नहीं की गई।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? राज्यसभा के बारे में कह रहा है कि संसद को राज्य सूची में से किसी विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। क्या है? ऑथराइज कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन हेतु अधिकृत कर सकती है। आप कहोगे दूसरा वाला भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अधिकृत सेवाओं की बात की जाए तो अखिल भारतीय सेवाओं में जैसे IAS, IPS, IFOS ये सारी चीजें आपकी शामिल की जाती है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन आपका रहेगा डी वाला, 1, 2 और दोनों सही है। शायद ये वाला जो टेस्ट है वो थोड़ा सरल है ना, पिछला वाला टेस्ट कठिन था। खैर कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है आगे पीछे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव की जो विशेषता है बताइए। भारत में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग, बिल्कुल बात ठीक है। एकल सदस्य निर्वाचन का क्षेत्र होना, आप कहोगे ये भी ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, आप कहोगे ये भी ठीक है। चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तो भैया राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में प्रयोग की जाती है। तो 1, 2, 3 आपकी भारत में जो सामान्य लोक चुनाव संपन्न होते हैं उसके लिए है। तो यहाँ पर रहेगा 1, 2, 3 सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। 10वीं अनुसूची के बारे में, यह अनुसूची जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। बिल्कुल बात ठीक है, राजनीतिक दल बदल से ही संबंधित है। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को डाला गया था और 1985 में। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल दूसरा भी ठीक है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। दल बदल से संबंधित है, अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 52वें संविधान संशोधन के तहत डाली गई थी 1985 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए देखते हैं। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष मतलब कि स्पीकर के रूप में चुनती है। बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा ही होता है। लोकसभा के मान लो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उन्हीं में से एक को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या किया जाता है? स्पीकर बना के चुना दिया जाता है। दूसरा कहता है कि लोकसभा में जो कार्य संचालन का उत्तरदायित्व है वह राष्ट्रपति का होता है। अब भाई राष्ट्रपति का कार्य संचालन होता है? नहीं होता है। कार्य संचालन का दायित्व की बात किया है तो किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। किसका? अध्यक्ष का होता है, ना कि आपके राष्ट्रपति का होता है। दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। हम सी वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा यहीं पर कुछ एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा के अगर कभी पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप कहोगे श्री GV मावलकर थे। कौन थे? GV मावलकर थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, अब ये आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाएगा। उपाध्यक्ष की बात किया श्री M अनंत सैनम अय्यंगर थे। ये उपाध्यक्ष थे, आपके ये अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष पद से मुक्त हो सकता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किन परिस्थितियों में मुक्त हो सकता है? तो आप कहोगे यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तब वह पद मुक्त हो सकता है। यदि वह उपाध्यक्ष के द्वारा अपना त्यागपत्र दे दे तब भी पद मुक्त हो सकता है। यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटा दिया जाता है तब भी वह लोकसभा से पद से विमुक्त हो सकता है। तो आप कहोगे डी वाला रहेगा, 1, 2, 3 आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। अरे भाई संसद कैसे? संसद एक क्या है? सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है क्या? संसद सर्वोच्च कार्यकारी निकाय नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है, तो सर्वोच्च कार्यकारी निकाय नहीं है। दूसरा है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटर्न को अपनाया था। नहीं, अमेरिकी पैटर्न को नहीं अपनाया था, क्योंकि अमेरिकी पैटर्न में तो राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग होता है, जबकि भारत विधायिका का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पर ना तो एक सही है ना ही आपका दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, संसद भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसद के लिए कौन से पैटर्न को अपनाया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन में अगर मैं आपको दूं संसदीय स्वरूप, क्या भारत का संसद का संसदीय स्वरूप है? संसद का आप मुझे कमेंट करके बताओ हाँ सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाएगा? लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो यह लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाएगा। कौन सा विधेयक
जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके किंतु राज्यसभा में लंबित है तो वो विघटन हो जाएगा। अगर लोकसभा का विघटन होता है तो वह समाप्त हो जाएगा। लोकसभा से पारित हो चुका था और राज्यसभा में लंबित था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुए राज्यसभा में ही लंबित है, अरे भैया तो ये थोड़ी ना समाप्त होंगे। तीसरा है कोई विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जा चुका है, राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए भेज दिया गया। भैया राष्ट्रपति को जब अनुमति देने के लिए भेज दिया जाता है तब कोई भी विघटन हो जाए, कोई भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका तीसरा कभी कुछ नहीं होगा, तो केवल यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा, तो हम डी वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थगन के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। स्थगन के बारे में कह रहा है विचार करो, विचार कर लेते हैं। केंद्र में सदन को स्थगित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास होती है क्या है? पीठासीन अधिकारी के पास होती है, मतलब अध्यक्ष यहाँ लिख देता हूँ, अध्यक्ष के पास होती है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है इसका प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो केवल यहाँ पर बी वाला ए वाला केवल यहाँ पर आपका ए वाला, केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत था। राष्ट्रपति बल्कि नहीं अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। संसद में जो तारांकित जो आपके जो स्टार क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात की जा रहा है। क्या यह उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए लिखित रूप में मिलते हैं क्या इसके उत्तर? भाई कैसे मिलते हैं? मौखिक रूप में मिलते हैं, तो ये सही नहीं है। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भाई अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ मौखिक होने चाहिए था, ठीक है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ अनुपूरक जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्नों को अनुमति है। तो आपके ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, तो हम बी वाले पे टिक लगा देंगे। भैया दोनों ही गलत है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए बात करते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वह शून्यकाल का होता है। इसका समय 12 से 1 बजे का होता है। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि प्रश्नकाल का जो समय है वो 11 से 12 का होता है और जो शून्यकाल का समय है जो 12 से 1 का होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। वर्तमान में राज्यसभा में जो कार्यकारी के पहले घंटे का जो होता है वो शून्यकाल 0 हावर कहते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका कि पहला भी सही है और हमारा दूसरा भी सही है, ध्यान रखिएगा। पहला भी सही है और हमारा यहाँ पर दूसरा भी सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में विचार कीजिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वह किसी भी अविश्वास प्रस्ताव भी सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में लाया जाता है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव को ओनली और ओनली ध्यान रखिएगा लोकसभा में लाया जाएगा, कभी भी राज्यसभा में नहीं आता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, माइंड में सेट कर लो ये बात। दूसरा कहता है यह प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष के खिलाफ लाया जा सकता है। किसी मंत्री विशेष के खिलाफ लाया जाएगा क्या? नहीं लाया जाएगा। ये किसके? मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ नहीं। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। एक बार सदन में प्रस्तुत की जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्रवाइयों पर प्रमुखता धारण कर लेगा। आप कहोगे ये भी ठीक है, तो 1, 3, 4 सही है, हम सी वाले पे टिक लाएंगे। 1, 3, 4 सही है, दूसरा वाला गलत है, बता दिया है। मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, ना कि विशेष व्यक्ति के या मंत्री के खिलाफ। नीचे दिए गए बताइए कथन और कारण है, इनमें से कौन सा कथन कारण आपके यहाँ पर सही है। चलिए बात करते हैं। सांकेतिक जो कटौती प्रस्ताव में यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। क्या यह सही है? गलत है। कारण है कि नीति कटौती प्रस्ताव में यह मांग की राशि को 1 रुपए कर दिया जाए। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि नीति के प्रति यहाँ पर जो है वो आपकी कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मांग की राशि को 1 रुपए कर दिया यहाँ पर जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ सांकेतिक कटौती की बात की जाती है, तो इस मांग में से केवल 100 रुपए की कमी की बात की जाती है, ना कि इसमें कोई राशि को निश्चित सीमा तक नहीं कम किया जाता है। ऐसा नहीं है, केवल 100 रुपए की यहाँ कमी की जा सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत था। तो केवल आर सही है, हमारा डी रहेगा, ए गलत है, आर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में क्रमशः संसद सदनों सदस्यों समितियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख बताया गया। आर्टिकल 105 में इनको क्या करता है?
विशेषाधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। संसदीय विशेषाधिकारों का जो मूल भाव है वो संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है, तो आप कहोगे दूसरा वाला भी ठीक है। तो एक और तो दोनों सही है, ए वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लोक लेखा समिति वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। इस समिति के जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो सीधी सी वाले गलत लिखा है, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, केवल 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच भी कर सकती है, तो आप कहोगे दूसरा तो सही है, तो ए वाले पे टिक लगा देंगे, ध्यान रखें। और इसमें सदस्यों की बात किया कितने होते हैं लोकसभा लोक लेखा समिति में, आप कहोगे 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति के बारे में कह रहा है कि विचार करो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। इस समिति में सदन के दोनों सदनों का जो प्रतिनिधित्व होता रहता है, नहीं दोनों सदनों का नहीं रहता है। प्राक्कलन समिति में ओनली और ओनली लोकसभा का रहता है, कितना, लोकसभा का रहता है। और सदस्यों की संख्या की बात किया है तो 30 रहती है, कितना, 30 रहती है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस समिति का जो गठन है वह सर्वप्रथम 1950 में जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर जो है वो किया गया था, तो आप कहोगे जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे, उनकी सिफारिशों के आधार पर किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्यों को शामिल किया गया था, किंतु 1956 में यहाँ पर संख्या 5 प्लस कर दी गई थी, तो 30 हो चुकी थी। तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, हम ए वाले पे टिक यहाँ पर लगाएंगे। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजना अनिवार्य होता है, नहीं भेजना अनिवार्य नहीं होता है, ये टर्म्स जो है वो गलत लिखा है, ये टर्म्स गलत लिखा है कि भेजना अनिवार्य होता है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में विधेयकों को संसदीय समितियों के पास जो भेजना होता है वो अनिवार्य होता है, नहीं अनिवार्य नहीं होता है, अगर जरूरत पड़ती है तो भेजा जाता है संसदीय समितियों के पास, अनिवार्य नहीं होता है। और यह अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि अध्यक्ष को भेजना है या फिर नहीं भेजना है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कहता है कि किसी विधेयक को पारित करते समय संसदीय समितियों को अलग रखना लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है, तो आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है कि अलग रख दिया जाएगा तो लोकतंत्र की जो भावना है उसको कमजोर तो करेगा डेमोक्रेसी को, ये तो बात यहाँ पर सही जाती है, तो सी वाला ऑप्शन रहेगा सही, केवल यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन यहाँ पर सही है, तो विचार करते हैं। संसद में सत्ता पक्ष के अतिरिक्त सभी सदस्यों को संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा, अबे भाई ये गलत लिखा है, गैर सरकारी सदस्य थोड़ी ना कहा जाएगा, गैर सरकारी सदस्य जो होता है वो नहीं कहा जाएगा, आप ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा है संसद के गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, तो ये भी गलत लिखा है, कर सकते हैं, तो ना तो आपका पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस समिति का जो कार्य सदन में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना, इन नियमों में किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करना होता है, तो इन सभी कार्यों को कौन सी यहाँ पर समिति के द्वारा किया जाता है, आप कहोगे नियम समिति, जो रूल्स कमेटी होती है उसके द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की विधियां हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण की विधियां में से कौन कौन सी है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर कहोगे एक तो शून्यकाल और आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और दूसरा रहेगा आपका संसदीय समितियां, तो आपकी ये तीनों ही आपके सही हैं जो भारतीय संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। न्यायिक समीक्षा ऐसा इसमें कोई कार्य नहीं आता है, जुडिशियली रिव्यू है तो आप कहोगे 1, 2, 3 यहाँ पर आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। कथन कहता है कि भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद का यह अधिकार असीमित नहीं है, मतलब कि एक सीमा है, उस सीमा के माध्यम से ही संविधान में संसद को संशोधन कर सकती है, तो आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, आप कहोगे ये बात ठीक है बिल्कुल, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भाई संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे का ही थोड़ी ना बदल दोगे आप, मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। जीएस का आज का हमारा अंतिम है, उसके बाद फिर हम यहाँ से हिंदी क्वेश्चन करेंगे। वर्तमान में लोकसभा में गण पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या कितनी है, तो आप कहोगे जो आवश्यक गण पूर्ति संख्या है कुल सदस्यों की 10% जो संख्या होती है उसको गण पूर्ति कहते हैं और ये आवश्यक होती है, अगर ये नहीं है तो समझ लो उस दिन आपकी संसद की क्या
बैठक नहीं होगी और कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर 10% भाग जो है गणपूर्ति होना आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर जीएस के 40 क्वेश्चनों को जो है वो कवर कर लिया है। अब 41 से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, लेकिन हिंदी पे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया दिया था आप लोगों को, इस ऐप पर आप लोगों को मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगी। तो एक बार जाके ज्वाइन आप करो या ना करो, देख जरूर लीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा फिर इसमें क्या फायदा है कि आपको समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी होंगे उनका आप 4 में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन का डिटेल से बताने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से विलोम शब्द हैं जो कि सुमिलित है? तो इनमें से 4 विलोम शब्द हैं। सुमिलित कौन कौन से उसकी बात यहाँ कर रहा है। जैसे संगठन की बात किया है तो विघटन होता है, बिल्कुल बात ठीक है। सरल का आपका विरल नहीं होगा, सरल का आपका क्लिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिष्ट हो जाएगा। सत्कार का आपका तिरस्कार नहीं होगा, सॉरी संस्कार का आपका तिरस्कार होगा, ये तो सही है। साक्षर का आपका क्या होगा? अक्षर नहीं होगा, साक्षर का आपका निरक्षर होगा। क्या होगा? निरक्षर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर अक्षर लिखा था तो अक्षर का क्या हो जाएगा? आप अक्षर का कहोगे क्षर हो जाएगा। क्या होगा? अक्षर का क्षर हो जाएगा। यहाँ विरल लिखा था, विरल क्या हो जाएगा? सघन लिखा होता, सघन के सामने विरल होगा, आपको यह ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर कितने कर लिए? अब देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 कवर किए एक क्वेश्चन से। तो संगठन का विघटन, सरल का क्लिष्ट, सत्कार का तिरस्कार, साक्षर का निरक्षर, अक्षर का अक्षर और सघन का विरल। हमारे इस ऑप्शन में सही कितने थे? 1 और 2 हमारे यहाँ पर सही थे, पहला और तीसरा। तो हम ए पे यहाँ पर टिक लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आक्षेप का विलोम है? इनमें से आक्षेप का विलोम कौन सा है? तो आपेक्ष का जो विलोम कहोगे आप, आक्षेप का विलोम होगा अनक्षेप। क्या होगा? अनक्षेप आक्षेप का विलोम होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है सी वाला, वो आपका सही होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। और अगर हम यहाँ पे लिखा है सापेक्ष का तो बताया निरपेक्ष होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कितने विलोम शब्द यहाँ पर सही है मिले हैं? तो कितने मिले हैं इसकी बात कर रहा है, ध्यान रखिए कितने मिले हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर भाई देख लेते हैं, सदवृत्त का दुर्वृत्त होगा, बिल्कुल ठीक है। कदाचार का दुराचार होगा क्या? नहीं भैया, कदाचार और दुराचार तो एक ही शब्द होते हैं। इन दोनों का, कदाचार और दुराचार का विलोम क्या होगा? क्या होगा? सदाचार होगा। क्या होगा? सदाचार होगा। सौंदर्य का क्या होगा? सौंदर्य की बात किया है तो कुरूपता होगा, बिल्कुल बात ठीक है। और निर्विकार का की बात किया है तो निर्विकार का स्वीकार होगा क्या? नहीं, अस्वीकार होगा। तो यहाँ पर आपको आ लगा देना है, अस्वीकार होगा निर्विकार का। तो आप यहाँ पर कहोगे ये वाला भी गलत था, ये वाला भी गलत था। तो 1 और 3 सही थे, 2 युग्म यहाँ पर मिले थे, हम बी वाले पे टिक लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं मिला है? सखा का शत्रु होगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। दुर्लभ का सुलभ होगा, यह भी सही लिखा है। समस्या का समाधान होगा, ये भी सही है। संकोच का, भाई ये गलत लिखा है, देखो निसंकोच और असंकोच का, ये दोनों एक ही शब्द होते हैं और इनका विलोम क्या होगा? आप कहोगे संकोच होगा। क्या होगा? संकोच होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का सात्विक का विलोम है? सात्विक का विलोम कौन सा होता है अगर बात करें हम, तो आप सात्विक का विलोम कौन सा कहोगे? सात्विक का विलोम भैया तामसिक होगा। क्या होगा? तामसिक होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा सही? सी वाला रहेगा। लेकिन बाकी के क्या होंगे? जैसे कुसंगति का क्या हो जाएगा? सुसंगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुसंगति हो जाएगा। कदाचारी का कोई पूछे तो आप कहोगे सदाचारी हो जाएगा। दुष्परिणाम का कोई पूछे तो सुपरिणाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो सही नहीं है? तो इनमें से विलोम शब्द एक सही नहीं है, कौन सा नहीं है देखते हैं। सन्मार्ग का कुमार्ग होगा, बिल्कुल ठीक है। स्वच्छ का मलिन होगा, ये भी सही है। सार्थक का निरर्थक होगा, ये भी सही है। सगुण का निराकार, भाई नहीं। सगुण का क्या होगा? देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, सगुण की बात किया तो निर्गुण होगा। क्या होगा? निर्गुण हो जाएगा। और वही निराकार की बात किया तो निराकार का साकार हो जाएगा। तो ये वाले जो ऑप्शन थे वो आपके गलत था, जो मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो यहाँ पर सुमिलित है? तो इनमें से कितने सुमिलित है इसकी बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे चिरायु का दीर्घायु। नहीं, चिरायु और दीर्घायु
एक ही शब्द होते हैं और इन दोनों का जो अब शब्द होगा वो आपका अल्पायु होगा। क्या होगा? अल्पायु होगा। सुपात्र का कुपत्र नहीं, सुपात्र का कुपात्र होगा। क्या होगा? सुपात्र का कुपात्र होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं अगर कुपत की बात किया तो कुपत का क्या होगा? कुपत का सुपत होगा। क्या होगा? सुपत होगा। और अंतिम में लिखा था सुशील का दुस्शील होगा। आप कहोगे तीसरा वाला सही है, केवल सी ऑप्शन पे अपने यहाँ पर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कितने शब्द साहस के विलोम है? इनमें से आपके साहस के विलोम कितने हैं? तो आप कहोगे 3 है। कौन कौन से? एक तो साहसहीन है, आपकी दुस्साहस है और कायरता है। ध्यान रखिएगा। तो साहस के विलोम कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन अगर हम बात करें शूरता का विलोम क्या होगा, तो शूरता एक का एक समानार्थी है, ना कि एक विलोम है। क्या है? समानार्थी है। तो आप यहाँ पर कहोगे 3 ऑप्शन जो है आपके सही थे, साहस ही, दुस्साहस और कायरता। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है? सहज का कठिन होता है, बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म का स्थूल होगा, ये भी सही है। उलझाव का सुलझाव होगा, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें असंग और निसंग एक ही शब्द होते हैं, असंग और निसंग दोनों का क्या होगा? तो आप कहोगे संग होगा। क्या होगा? संग होगा। हम उसके संग। तो डी ऑप्शन आपका गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है? देख लेते हैं। अगर हम विचार करें यहाँ पर, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। शुर शब्द देवता का विपरीतार्थक शब्द, गलत लिखा है। शुर देवता देव असुर का होता है। अगर हम देवता की बात करें तो यहाँ पर कहोगे आप शुर होगा विलोम शब्द, और अगर हम बात करें देव का अशुर होगा। क्या होगा? देव का अशुर होगा। तो यहाँ पर आपका विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? विलोम है, ध्यान रखिए। तो आपका दूसरा वाला गलत है, केवल एक सही है। हम डी वाले पे टिक यहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो सुमिलित है? तो कौन सा सुमिलित है? साधु का संत होगा, गलत है। साधु का असाधु होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संत का क्या होगा? अगर यहां संत लिखा था तो संत का क्या होगा? संत का असंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंत हो जाएगा। असत्य का भाई मिथ्या होगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। सुमति का कुमति होगा, ये भी सही लिखा है। और सदय का निर्दय होगा, अब ये भी ठीक लिखा है। तो 2, 3, 4 आपके सही हैं। तो आप कहोगे यहां पर, एक मिनट, ये वाला असत्य का और मिथ्या एक ही होता है। असत्य और मिथ्या एक ही होगा, असत्य और मिथ्या का सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। तो केवल 3, 4 सही हैं आपके। हम डी वाले पे टिक लगाएंगे। फिर से बढ़ देता हूं, साधु का साधु हो जाएगा। असत्य और मिथ्या एक ही शब्द होते हैं, इनका सत्य होगा। सुमति का कुमति हो जाएगा, ये सही है। सदय का निर्दय हो जाएगा, ये सही है। तो संत का असंत हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो केवल 3 और 4 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है? संकीर्ण का कौन सा विलोम होता है, इसकी बात कर रहा है। संकीर्ण का आप विलोम कहोगे कौन सा होगा? तो आप कहोगे संकीर्ण का विलोम होगा उदार, विकीर्ण, विस्तृत। तो मतलब तीनों ही शब्द सही है, तो आप कहोगे डी वाला सही रहेगा, ध्यान रखिए। बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलाना है। जैसे सुकृति का क्या होगा? सुकृति का दुष्कृति हो जाएगा। शूना का क्या होगा? भरा हो जाएगा। सुबुद्धि की कुबुद्धि हो जाएगा। और सभय की बात की जाए तो आप कहोगे निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। और भयभीत की बात किया तो भयभीत का भी निर्भय होता है, विलोम लिखा है, विलोम शब्द लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला रहेगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर सही नहीं है, लंब का आधार होगा, बिल्कुल ठीक है। लंपट का सदाचारी होगा, ये भी सही है। क्षमा का दंड होगा, ये भी सही है। सन्निकट और निकट एक ही शब्द होते हैं, इन दोनों की बात किया है तो सुदूर होगा। क्या होगा? सुदूर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करते हैं, हस्व का विलोम क्या होगा? हस्व क्या लिखा है? हस्व लिखा है। हस्व का विलोम क्या होगा? तो हस्व का विलोम आप कहोगे यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सम्मिलित है? तो क्या है? लंबा का ठिगना, बिल्कुल ठीक लिखा है। लंबित का तुरंत, ये भी ठीक लिखा है। और लकीर का बिंदु, ये भी ठीक है। तो आपके तीनों ही सही मिलान है, तो 1, 2, 3 पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्षणा का शब्द है, विलोम है? तो यहाँ पर लिख लेता हूं, लक्षणा का विलोम इनमें से कौन सा है? तो लक्षणा का जो विलोम है वो आप कहोगे अभिधा है। क्या है? लक्षणा का जो होगा क्या होगा? लक्षणा का अभिधा,
अभिधा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, लक्षणा का अभिधा हो जाएगा। पुलक्षण की बात किया है तो लक्षण होगा, क्या होगा, लक्षण होगा। लक्षित की बात किया है तो क्या होगा, अलक्षित होगा, क्या होगा, अलक्षित होगा। और अभिधार्थ की बात किया है तो क्या होगा, लक्षितार्थ होगा, क्या होगा, लक्षितार्थ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही नहीं है, जैसे लखपति का खाकपति, बिल्कुल ठीक है। लगभग का दुराव, नहीं, लगभग का क्या होगा, लगभग का पूरा होगा, क्या होगा, पूरा होगा, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लगातार का रुक रुक कर, ये भी ठीक है। और लड़ाई का सुलह, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर जो है सुमिलित नहीं है, जैसे लड़ाका का क्या है, लड़ाना, नहीं गलत लिखा है, देखो यहाँ सद्भावी का क्या, लड़ाना नहीं होगा, लड़ाका होगा, मैं सही बोल रहा था, लड़ाका होगा, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। लतखोर का भला, बिल्कुल ठीक है। लथाड़ना का ठपराना, ये भी सही है। और लतिका का पौधा, ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, लड़ाका का सद्भावी होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द यहाँ पर कितने सही है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सत्कार का तिरस्कार, बिल्कुल ठीक लिखा है। श्रभ का दृश्य, ये भी सही लिखा है। लुप्त का व्यक्त, लुप्त का क्या होगा, व्यक्त, आप कहोगे ये भी सही लिखा है। और वसंत का सूखा, नहीं, वसंत का पतझड़ होगा, क्या होगा, पतझड़ होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 सही है, 1 2 3 आपके सही है, तो 3 पे टिक लगा देंगे, हमारा 3 सही है। चौथा वाला जो है वो आपका गलत था। तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चनों को कवर किया है। 60 क्वेश्चन कैसे कवर किए हैं, तो अगर हम 60 क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पर हमने 40 जो क्वेश्चन है हमने जीएस के कवर किए, 20 क्वेश्चन हमने हिंदी कवर किए। ये जो टेस्ट सीरीज है इन्होंने 60 मेक आईएएस ने 60 क्वेश्चनों की बनाई है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इनके 60 टेस्ट भी हैं। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ा मटेरियल आपको मिल जाएगा। डेली की हमारी 1 से 2 वीडियो आती है, उम्मीद है आप लोग सारे चैनल पर जाके देख रहे होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहां पर आप लोग अपने हिसाब से अपने टेस्ट सीरीज को एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज वीडियो को बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।